मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम 10th क्लास के एमसीक्यू स्पेशल सीरीज़ में 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही आपका 7th चैप्टर होगा और आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में सब बेसिक्स बता देता हूँ और फिर इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को आप बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। पहले मैं आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हम एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, जैसे मान लो एक हमने इक्वेशन लिख दी x प्लस में 3 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है। इक्वेशन में दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें वेरिएबल कौन है? इसमें वेरिएबल है x। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और आएगी, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। ये इक्वेशन यहाँ पे देखो, x की जो हाईएस्ट पावर है, x की जो हाईएस्ट पावर है आप इस इक्वेशन के अंदर बता दो कितनी है? 1 है, क्योंकि एक ही तो पावर है x की यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और अगर डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? लीनियर इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 1 होती है आपकी, ठीक है। तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन की सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपको ये इक्वेशन दे दी कि x प्लस 3 इक्वल टू 9 और आपसे कहे कि इसको सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब होता है आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। यानी आपसे वो ये पूछ रहा है कि x में 3 जोड़ने पे 9 आता है, तो बताओ x क्या होना चाहिए? कोई भी बच्चा बता देगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, क्योंकि 6 में 3 जोड़ोगे तभी तो उसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे सोल्व करते हैं? x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? ये प्लस 3 है, उधर आगे क्या होएगा? -3 होएगा। तो x की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 6, ठीक है। तो इस x की वैल्यू जो 6 आई है इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं इस इक्वेशन का। इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि x को अगर हम 6 पुट कर दें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या बन जाएगी? इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो था आपका सॉल्यूशन का मतलब कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। अब जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में आपके क्या है? 1 वेरिएबल के अंदर है और 10th क्लास में आके ये 2 वेरिएबल्स के अंदर हो जाती है। तो देखो 2 वेरिएबल्स के अंदर जो लीनियर इक्वेशन होती है वो कैसी होती है। मैं मान लो लिख दूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसके अंदर जो वेरिएबल है ना वो 2 आ गए, मतलब कि एक x और एक क्या आ गया? y। पहले हमने 9th क्लास तक क्या पढ़ी है? सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर, चाहे उसमें x आएगा चाहे y आएगा चाहे z आएगा, लेकिन एक ही होगा एक इक्वेशन में वेरिएबल। यहाँ पे एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए, एक x और एक क्या? y। इसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि इसमें वेरिएबल आपके 2 आएंगे, एक x आएगा और एक क्या आएगा? y आएगा। लीनियर क्यों है ये? क्योंकि इसमें x और y दोनों की हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है? सिर्फ 1 है, इसलिए इसको हम लीनियर बोलते हैं। अब ये आता है कि सॉल्यूशन कितना होगा इसका? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जो ये लीनियर इक्वेशन है ये वाली, इसका सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या? मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन इसमें तो वेरिएबल 2 है, ठीक है। मान लो मैं इस इक्वेशन के अंदर x को 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप x को 1 पुट कर देते हो तो आप मेरे को बताओ x प्लस वाई मिल के 10 है, अगर x 1 हो गया तो फिर y को कितना होना पड़ेगा? 9 होना पड़ेगा। ये तो सब बच्चे जानते हो। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना? 9। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लेकिन अब आप एक बात सोचो खुद, क्या आप x को 1 और y को 9 पुट करोगे तभी ये फर्स्ट इक्वेशन ट्रू होगी? क्या और कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती? आप कहते हो जी इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैं x को क्या पुट कर देता हूँ? 2 पुट कर देता हूँ। x को 2 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा आपका? 8, क्योंकि x और y दोनों को ऐड करके आपका आंसर 10 आएगा। तो यानी कि x को 1 लिखोगे तो y 9 होएगा, x को 1 बढ़ा दोगे तो y 1 कम हो जाएगा। ये भी क्या है बताओ? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप सोचो कितनी वैल्यू आप कर सकते हो। अगर x को मैं मान लो 3 पुट कर दूँ तो y कितना आएगा आपका? 7 आएगा। ये भी इसका क्या है? एक सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं x को 4 पुट कर देता हूँ, मान लो पुट कर दो आप x को 4
तो y कितना आएगा बताओ 6 आएगा, क्योंकि 4 और 6 को जोड़ोगे तभी तो 10 आएगा। ये भी क्या है इसका सॉल्यूशन। अब आप समझ गए कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि x को मान लो आप 100 पुट कर दो। आप ये मत सोचना कि प्लस वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट करो, x को 100 पुट करो तो बताओ 100 प्लस y कितना आ गया, फिर आपका 10 आ गया, तो y कितना आएगा आपका 10, ये प्लस 100 है, उधर आगे क्या होएगा -100 हो जाएगा, यानी कि माइनस के 90 हो जाएगा। y कितना आ गया माइनस के 90, ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज इनफाइनाइट या इनफाइनाइटली मैनी, एक ही बात होती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आप समझ गए क्यों है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया, 5-6 मैंने सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिए। इस तरह से आप घर बैठ के कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो कोई आज के बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि एक लीनियर इक्वेशन दे दी आपको 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 1 वेरिएबल के अंदर तो एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन 2 वेरिएबल्स में आपके एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो इक्वेशन आएगी आपकी 2। अब जो है हमारे जो सिलेबस के अंदर है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, वो आपके सिलेबस में है पेयर ऑफ इक्वेशंस। वो क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हम इसके बारे में सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब क्या होता है बताओ, 2 लीनियर इक्वेशंस का ग्रुप, उसी को तो हम पेयर बोलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, आपसे पेपर में कहा जाएगा सोल्व करो क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इन दोनों को सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब ये होता है आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की, लेकिन x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और साथ साथ में दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिएगा, ठीक है। मैं आपको मान लेता हूँ आपको सबको सोल्व करना आता होगा लीनियर इक्वेशन को, कि 2 इक्वेशन को प्लस या माइनस कैसे कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को मैं प्लस करूँ बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। देखो प्लस का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, ये प्लस y है ये माइनस y है, कट जाएगा, x और x कितने हो गए 2x, 10 और 4 कितने हो गए 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7। अगर x 7 आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में, ऊपर जो आपको 2 इक्वेशन दिखाई दे रही है ना, किसी भी इक्वेशन में इस x को क्या पुट कर दो 7, आप किस में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर x की वैल्यू 7 है तो यहाँ से फिर y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 माइनस 7 यानी कि 3, यानी कि x 7 और y 3, इसको कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, इज ए सॉल्यूशन। और ये क्या है अपना ऑफ दिस पेयर, ये जो पेयर है ना, इकट्ठी जो इक्वेशन मिलके, 2 इक्वेशन मिलके जो ये पेयर बना रही है, ये इस पेयर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है आप दोनों इक्वेशन में x की जगह 7 रख दो और y की जगह 3 रख दो, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। देखो मैं आपको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन में। आप x की जगह कितना पुट करो बताओ 7 और y की जगह कितना पुट करो 3, तो आप मेरे को बता दो ये 7 प्लस 3 10 होता है, आप कहोगे 10 होता है, दोनों तरफ क्या आ गई इक्वल आ गई, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है। अब देखो नीचे वाली इक्वेशन में पुट करके देखें, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू कितनी 7, y की वैल्यू कितनी 3, बीच में माइनस का साइन, 7 में से 3 गया कितना होता है आपका 4 ही तो होता है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इन वैल्यूज़ को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेना, आपका दोनों से क्या होगा आंसर ट्रू आएगा लास्ट के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इज ए सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में बस एक बात आई कि जैसे इक्वेशन हमारे को एक गिवन होती थी, जैसे मान लो ये एक सिंगल इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताए, लेकिन यहाँ पे आपको एक इक्वेशन नहीं कितनी है 2, यानी कि इक्वेशंस का पेयर है, ठीक है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या एक ही सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इक्वेशन आपको दे दी और आपसे ये पूछे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। पूरे चैप्टर के अंदर जो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो ये वाला कॉन्सेप्ट है जो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। आपसे पेपर में कोई भी एग्ज़ाम हो आपका 10th क्लास का किसी भी बोर्ड का, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 100% क्वेश्चन आए ही आएगा कि आपको
एक पेयर दे देगा, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू दे दिया आपको 10 और x माइनस वाई आपको दे दिया कितना 4। ये पूछेगा कि इन दो इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन का मतलब x की एक वैल्यू कितनी 7, y की वैल्यू कितनी 3, ये इकट्ठा मिलके क्या कहलाता है, इसका सॉल्यूशन कहलाता है। कहता है क्या x की या y की कोई और वैल्यू भी ऐसी हो सकती है क्या जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, आपसे ये पूछना चाहता है। ठीक, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म आपका। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मैं हर चीज़ को प्रूव करके बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, वो कौन 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 से होते हैं। देखो, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है सिंगल। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। यानी कि वन सॉल्यूशन का मतलब ये वाला, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 अपना सॉल्यूशन है, तो कई इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसका सॉल्यूशन सिर्फ ये अकेला होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है आप x और y की ऐसी कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। वो होता है क्या, नो सॉल्यूशन। तीसरा और लास्ट होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कि बहुत सारे हल, असीमित। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, असीमित, जिसकी कोई गिनती नहीं है, 1 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देता हूँ क्योंकि सिर्फ यही लाइन है जो उनको परेशान करेगी। यूनिक को बोलते हैं अद्वितीय हल। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई हल नहीं, कोई हल है ही नहीं। और इनफाइनाइटली मैनी का होता है असीमित हल। असीमित हल ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे तो हम चेक करेंगे कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। बस ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आप ये तो मेरी बात ध्यान रखना। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि मैंने आपको एक पेयर दे दिया, क्या उसके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 3 का मतलब एग्जैक्टली 3, आप मना कर देना। आप क्या कहोगे, या तो सॉल्यूशन होगा 1 या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर 1 से ज़्यादा हुआ ना तो फिर वो इनफाइनाइट होंगे। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 सॉल्यूशन होए, 4 होए, 10 होए, 20 होए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो कितने होंगे, फिर इनफाइनाइट होंगे सीधे ही, ठीक है। ये या फिर कोई भी नहीं होगा और या फिर क्या होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो आप मेरी बात ये ध्यान रखना, अगर कोई आपसे कहे कि इस पेयर के क्या 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या, आप मना कर देना कि नहीं हो सकते 3, ठीक है। क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा हुए तो फिर वो इनफाइनाइट पे जाके रुकेंगे, कहीं नहीं रुकने वाले बीच में, ठीक है। क्या 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप कह देना नहीं होंगे 10 सॉल्यूशन भी। क्या 1 सॉल्यूशन हो सकता है, क्या आप कह देना बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि एक को ही तो क्या बोलते हैं भाई, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन। तो एक हो सकता है। 0 सॉल्यूशन होंगे क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कि हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, या यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का क्या मतलब है। देखो, इसका मैं आपको रियल मीनिंग बताता हूँ। आज आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में ग्राफ बनाने सीखे होंगे। जैसे मान लो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 4। आप इसका क्या करो, ग्राफ बनाओ। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप 2 पॉइंट निकाल लेते हो तो आप उनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूँ। देखो, मैं टेबल बनाता हूँ पहले, जो आप छोटी क्लासों में सीख चुके हो। x यहाँ पे लिखो, यहाँ पे y। अब देखो, x को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो मेरे को बताओ y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x को 0 पुट करोगे तो y कितना आ गया आपका 10। अगर x को आपने मान लो कितना भी पुट कर दो, जो आपका मन करे, आपने मान लो इसको 2 पुट कर दिया तो y कितना आएगा आपका 8। आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, चाहे वो कितने भी पॉइंट आप कैसे भी निकाल लो। मैंने ये 2 पॉइंट निकाल लिए। अब मैं करता हूँ इस इक्वेशन को सोल्व। इसकी टेबल बनाता हूँ मैं, इसकी मैं टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। देखो, x को मान लो आपने क्या पुट कर दिया, आप कुछ भी पुट कर लो। x को मान लो 4 पुट कर दो। x को क्या पुट कर दिया आपने, 4। अगर x को 4 पुट करोगे तो आप मेरे को ये बताओ 4 में से क्या माइनस करूं कि 4 आ जाए। आप कहोगे जी 0 माइनस करना पड़ेगा, तो y कितना आएगा आपका 0। अब बताओ, आप x को 5 पुट कर दो। 5 में से क्या माइनस करो, 1। यानी x 5 होगा तो y को क्या रखना पड़ेगा 1, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा। मैंने क्या बना दिया, आपको दोनों इक्वेशंस की टेबल बना के दिखा दी। अब मैं बनाता हूँ इनका ग्राफ। अब ग्राफ आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। x एक्सिस, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, देखो 5 है, और y की वैल्यू कितनी है 10। तो y के ऊपर आप 2 का गैप ले लो, 2 4 6
8 और 10 और x के ऊपर एक एक का गैप ले लो, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आपको ये पता होना चाहिए बात कि आप x एक्सिस के ऊपर जो ये गैप लेते हो, ये वाला गैप सेम होने चाहिए, लेकिन y एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर गैप सेम हो ये जरूर नहीं है। अगर यहाँ पे दो का गैप है तो यहाँ पे आप एक का गैप ले सकते हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब बताओ पॉइंट 0,10 कहाँ पे होएगा? y एक्सिस पे। ये पॉइंट है आपका 0,10, फिर 2,8 यानी x 2 है और y कितना है आपका 8 है, तो ये पॉइंट होगा आपका कौन सा? 2,8। अब लाइन कैसे बनती है बताओ? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे, तो ये आपकी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ऐसे इक्वेशन नंबर 2 बनाएं। इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाते हैं। 4 0 x 4 और y 0, ये पॉइंट हो गया। 5 1 x 5 है और y कितना है? 1। 1 कहाँ होगा? 0 2 के बीच में, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इनका क्या बना दो आप? ग्राफ बना दो। इनका क्या बना दो? ग्राफ बना दो। अब देखो ऊपर वाली लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे, ये लाइन यहीं थोड़ी रुकेगी, आगे भी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती गई, ठीक है, ये बढ़ गई। अब ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ पे काट रही है? इस पॉइंट पे काट रही है ना। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो अब आप इसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और साथ ही वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये जो x और y की वैल्यू निकल के आएगी ना, यही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी? एग्जैक्ट 7। जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ पे बिल्कुल 7 पे जाके मिलेगा, और ये किस पे जाके मिलेगा? यहाँ पे 3 पे। तो x की वैल्यू कितनी है बताओ? 7, और y की वैल्यू कितनी है? 3। और देख लो मैंने लास्ट पेज के ऊपर आपको क्या निकाल के दिखाई थी? x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, यही तो निकाल के दिखाई थी। तो ये ग्राफिकली भी आप निकाल सकते हो, बट हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ये ग्राफिकली आपको निकाल के नहीं दिखाना, लेकिन मैंने आपको मीनिंग समझाया है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अब ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कितने सॉल्यूशन होते हैं। अब आप देखो खुद, ये दोनों लाइनें कितने पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती है बताओ? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा? 1। अगर किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे? 0, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे अगर मान लो वो इंटरसेक्ट करेगी तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। अब आपके दिमाग में बस एक डाउट है कि यूनिक सॉल्यूशन तो आपको पता लग गया कि लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ग्राफ हमने बना दिया, लेकिन ऐसी कौन सी दो लाइनें हैं जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती? उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। आप सबको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है कि अगर मान लो हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ के ऊपर दो लाइनों का ग्राफ ऐसा आ जाए, एक लाइन ये आ जाए आपकी और एक लाइन ये। अब ये दोनों लाइनें तो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से बनेगा? क्योंकि मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन तब बनता है जब लाइनें इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगी तो एक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि तीसरा जो आपने बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर उसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा? लाइनें इंटरसेक्ट तो करेगी लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब है जैसे पहली लाइन का आपने ग्राफ बनाया वो ये आ गया, ठीक है, पहली लाइन का ग्राफ ये आ गया। अब आप दूसरी लाइन का ग्राफ बनाओगे ना, वो बिल्कुल इसके ऊपर ही आएगा, बिल्कुल कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसी के ऊपर आएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। आप ये नाम याद रख लेना। कोइंसिडेंट का मतलब होता है जो लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती है, एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेती है। हिंदी में बोलते हैं इनको संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो जिन इक्वेशंस का ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन आ जाएंगे उनके कितने सॉल्यूशन होंगे बताओ? इनफाइनाइट। क्योंकि सॉल्यूशन कब बनता है आप मेरे को बताओ? जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कर रही है ना, तो ये इनके सॉल्यूशन क्या होंगे आपके? इनफाइनाइट। ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं जिनको बोलते हैं, समांतर रेखाएं, तो इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप घर पे ट्राई कर लेना। मैं आपको इक्वेशंस लिख देता हूँ, पेयर ऑफ इक्वेशन। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x + y = 14 और x + y = 10। ये इन दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ बना के देखना, ये हमेशा बिल्कुल क्या आएगी? पैरेलल लाइंस आएगी। आप अपनी कॉपी पे ग्राफ पेपर लेना, उस पर ग्राफ बना के देखना, इन दोनों लाइनों का एकदम पैरेलल लाइन आएगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। एक मैं कहता हूँ x + y = 10 और 2x + 2y = 20। आप इनका ग्राफ बना के देखना, ये आपकी क्या आएगी? कोइंसिडेंट लाइन आएगी। ये क्या आएगी आपकी?
कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा और देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। फिर मेरे को कैसे पता लग गया इतनी जल्दी कि इनका ग्राफ जो है वो पैरेलल आएगा, इनका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन आएगा। अब देखो यहाँ ऊपर तो x प्लस वाई कितना है 14 है, और यहाँ x प्लस वाई कितना है 10 है। आप एक बात बताओ, x और y तो दो नंबर होते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों को आप ऐड कर रहे हो, यहाँ तो 14 आ रहा है और यहाँ 10 आ रहा है। आप कहोगे ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई। x और y की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे आपने 7, 8 और 6 पुट कर दी, 8 और 6 का सम अगर 14 है तो वो 10 थोड़े हो सकता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, यानी कि पैरेलल लाइन आएगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। इन दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस देखने से डिफरेंस लग रहा है। जैसे छोटा बच्चा कहेगा ये चीज़ अलग है और ये अलग है, लेकिन हम जानते हैं दोनों का एक ही मतलब है। वैसे ही इनकी शक्ल से आपको ये लग रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन वास्तव में अलग नहीं है। आप खुद देखना, पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10। मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो क्या फ़र्क पड़ गया? वही इक्वेशन आ गई ना। तो यानी कि दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो इसका जो ग्राफ आएगा वही इसका ग्राफ बनेगा, इसलिए लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, अब आप ये कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों हुए? क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वास्तव में इक्वेशन 2 है ही नहीं, ये एक ही इक्वेशन है, ये वाली, सिर्फ ये, क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन इसी को तो 2 से मल्टीप्लाई करके बनाई गई है, अलग है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन सिर्फ एक हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में, उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या है? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको ये बता दिया कि किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ग्राफिकली उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब ये पॉइंट जो है आप, मैं टेबल बना रहा हूँ, ये नोट कर लेना। हाउ टू चेक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मैंने आपको सारी डिटेल तो बता दी कि सॉल्यूशन यूनिक होते हैं या इनफाइनाइट होते हैं या नो सॉल्यूशन होते हैं। उसको चेक कैसे करेंगे फटाफट पेपर के हिसाब से। हाउ टू चेक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कैसे चेक करें कि सॉल्यूशन यूनिक होगा? देखो सॉल्यूशन तो 3 ही होते हैं, कौन कौन से? या तो यूनिक होगा, या आपका नो सॉल्यूशन होगा, और या आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते। लेकिन इसको चेक कैसे करते हैं, अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। इसके 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, एक क्या होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड, और इसी के ऊपर एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। एक एल्जेब्रिक मेथड होता है और एक कौन सा होता है? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड। अब कैसे एल्जेब्रिक मेथड से हम चेक करेंगे कि कितने सॉल्यूशन हैं और कैसे ग्राफ की हेल्प से चेक करेंगे, अब मैं आपको वो बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, उसकी जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन क्या होती है? वो होती है जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b और कॉन्स्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? c। तो ये जनरल इक्वेशन होगी। अच्छा, इक्वेशन अब एक नहीं बल्कि कितनी होगी? तो दूसरी इक्वेशन को भी लिख दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन आप कहोगे इन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ कलर का फ़र्क है। मैं कहता हूँ x और y तो किसी भी इक्वेशन में आए ही आएंगे। आप ऊपर वाले कोफिशिएंट को a1 b1 c1 कह दो, नीचे वाले को a2 b2 c2 कह दो, ठीक है। ये अलग अलग कर दी। जैसे मान लो एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस के 8y प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन ऐसी है, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट को चेंज कर दो, 2 की जगह 4 कर दो, 3 की जगह 8 कर दो, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अब ये 2 इक्वेशन आपको पेपर में क्या है? गिवन होगी, और आपसे पूछेगा इनके सॉल्यूशन कितने हैं। पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, इसका एल्जेब्रिक मेथड बताता हूँ कि एल्जेब्रिक मेथड से फटाफट कैसे चेक करोगे आप कि इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट। अगर a1 अपॉन a2, आपको क्या करना है? बस रेशो निकालना है किसका? जो x के कोफिशिएंट है ना, a1 और a2, उन दोनों का रेशो a1 बाई a2 निकाल लो। फिर y वाले कोफिशिएंट का रेशो b1 बाई b2 निकाल लो। फिर जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशो निकाल लो। इन रेशो के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कितने होंगे। आपने a1 बाई a2 निकाला, b1 बाई b2 निकाला,
और दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है, C1/C2 नहीं निकालना आपको। फिर अगर पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आए तो हमेशा सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, यूनिक होंगे। समझ रहे हो मेरी बात आप? अगर ये पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। अब दो कंडीशन होती है, अगर मान लो पहले दोनों इक्वल ना आए या फिर पहले दोनों इक्वल आ जाए। ना आए तो मैंने आपको बता दिया आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप बोल देना यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर दोनों इक्वल आ गए तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तब मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अगर ये पहले दोनों इक्वल आ गए तो दो कंडीशन आएगी हमारे सामने कि या तो तीसरा भी क्या आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा, और या तीसरा इसके इक्वल नहीं आएगा। बस ये दो ही कंडीशन तो हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया, या तो पहले दोनों रेशो इक्वल नहीं आएंगे, अगर नहीं आए तो बात ही खत्म, फिर तो यूनिक सॉल्यूशन होएगा। अगर पहले दोनों रेशो इक्वल आ गए तो फिर दो कंडीशन पैदा होती है, हो सकता है तीसरा भी इक्वल आ जाए, हो सकता है तीसरा इक्वल ना आए। अगर तीसरा भी इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनेटली मैनी। इनफाइनेटली मैनी मतलब कि तीनों रेशो इक्वल आ गए तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अगर पहले दो इक्वल तीसरा इक्वल नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे फिर, नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं ये चेक करने का। अब मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल इसके। देखो एग्जाम्पल से आपको सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। मैं कहता हूँ 2x प्लस में 3y इक्वल टू 10 और 4x प्लस में 5y इक्वल टू 20। इनके बताओ सॉल्यूशन कितने हैं, हाउ मैनी सॉल्यूशंस। एक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, आपको तीनों में से मेरे को ये बताना है। आप क्या कहोगे, रेशो निकालोगे। बस यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं ना, तो वो प्लस माइनस के साइन में करते हैं और कोई मिस्टेक नहीं होती। आप ये बताओ मेरे को, x का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 2, नीचे कितना है 4, इन दोनों का रेशो निकालोगे 2/4। सब बच्चे जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। फिर y के कोफिशिएंट की बात करते हैं। y का कोफिशिएंट देखो, ऊपर कितना 3, नीचे कितना 5, 3/5, ये तो कैंसिल ही नहीं होता, 3/5 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये रेशो इसके इक्वल है। कोई भी बच्चा बता देगा ये तो इक्वल नहीं है, आपस में अलग अलग है, ये इक्वल नहीं है, फिर इनका सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यूनिक होगा। अगर ये पहले दोनों रेशो आपके इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यूनिक होगा, ठीक है। अब मैं एक और पेयर लिखता हूँ, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, अब मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ आपको। 3x माइनस के 9y इक्वल टू 20 और 6x माइनस के मान लो है आपके 18y और इक्वल टू 40। मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आप कहोगे पहला रेशो निकालते हैं 3/6। 3/6 कितना होता है, 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, मैं अब ये आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज़ को, वो y के कोफिशिएंट को 9 मान लेते हैं और यहाँ पे 9 लिख देते हैं। लेकिन बताओ मेरे को, y का कोफिशिएंट 9 नहीं है, -9 है। इसके आगे साइन को तो हमेशा देखना है आपको, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कितना है आपका, -18, तो इसका रेशो भी कितना आ गया, 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। गलती कहाँ पे होएगी, जब ऊपर माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस, उसका आंसर क्या आएगा फिर, 1/2 थोड़े आएगा। तो इसलिए आपको कोफिशिएंट बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, साइन जो भी होगा वो आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। अब तीसरा रेशो निकालें। तीसरा रेशो किसका होता है, कांस्टेंट टर्म का। ये 20 है, ये 40 है, 20/40 भी कितना होता है, 1/2। आप मेरे को बताओ, तीनों के तीनों रेशो देखो क्या आगे, इक्वल आगे। अगर तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो मैंने क्या बताया आपको, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं आपके, इनफाइनेट सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया एग्जाम्पल देके कि इनफाइनेट सॉल्यूशन कब होते हैं। अब तीसरा और लास्ट हमारा क्या रह गया, नो सॉल्यूशन। कि नो सॉल्यूशन सर आपने बताया, तो उसका एक एग्जाम्पल हम देखें। 2x प्लस में 3y इक्वल टू 10 और मैं कह दूँ 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 15। इनके सॉल्यूशन बता दो मेरे को कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। पहला रेशो 2/4 यानी 1/2, दूसरा रेशो 3/6 यानी कि 1/2, तीसरा रेशो देखो कितना है, 10/15 और 10/15 क्या होता है, 2/3। अब बताओ, पहले दोनों इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं है तो फिर क्या होता था, मैंने आपको रिजल्ट बताया पीछे, नो सॉल्यूशन होता है। पहले दोनों इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं आया तो क्या होता है, उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो तीनों के मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिए कि कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा और कब नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हम, ये एल्जेब्रिक मेथड हो गया आपका सोल्व करने का। अब आता है ग्राफिकल मेथड। ये आपको मैंने सारा ग्राफ बना के सिखा दिया है। अब आपके लिए ये बिल्कुल आसान होगा ग्राफिकल मेथड। देखो, ग्राफ के अंदर हमें चेक करना है, पेपर में आपको ग्राफ गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ लिखा मिलेगा और उसके बेस पे आपको बताना है कि सॉल्यूशन कितने होंगे। मैंने आपको क्या बताया, देखो यूनिक सॉल्यूशन होता है,
यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, एल्जेब्रिकली बता दो आप मेरे को बस। यूनिक सॉल्यूशन आप कहोगे जी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बस ये कंडीशन होती है। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब होता है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कि लाइन कैसी होगी आपकी, बता दो मेरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। अगर आपका ग्राफ ये आ जाए, ये वाला, तो ये इंटरसेक्टिंग कहलाती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करती है वो, तो ये हो गया आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मैं बात करूं किसकी, नो सॉल्यूशन की, तो पहले तो मेरे को बताओ आप, एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है। पहले दोनों रेशियो क्या आते हैं इसमें, इक्वल आते हैं, और तीसरा इक्वल नहीं आता, तब होते हैं नो सॉल्यूशन। और ग्राफ पे नो सॉल्यूशन कौन दिखाता है बताओ, पैरेलल लाइंस दिखाती है कि जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, होएगा ही नहीं। तीसरा और लास्ट क्या आता है आपका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं आपको एक ही टेबल के अंदर दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, एल्जेब्रिक भी और ग्राफिकल भी। तो इनफाइनाइटली कब होते हैं, जब तीनों रेशियो इक्वल आते हैं। b1/b2 होगा, इक्वल होगा ये c1/c2। और ग्राफ पे जो लाइनें बनेगी वो कौन सी बनेगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या बनेगी आपकी, कोइंसिडेंट लाइन। तो मैंने आपको एक टेबल बना के सिखा दिया कि कब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कब पैरेलल, कब कोइंसिडेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। आपको रटना नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है कि जितने पॉइंट पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक का मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और दो लाइनें अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उनका नाम होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर कोई भी पैरेलल लाइन होगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो मतलब सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। अगर कोइंसिडेंट होगी, मतलब कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसका मतलब, इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। पैरेलल लाइंस को मैं बता चुका हूँ क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं, और कोइंसिडेंट को क्या बोलते हैं, हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो ये तीन तरह की क्या होती है, रेखाएं होती हैं। और इस तरीके से अगर आपको ग्राफिकल पूछ ले तो आप ग्राफिकल बता देना, एल्जेब्रिकली पूछ ले तो आपको एल्जेब्रिकली। और ये आपका जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, आप ये मान लो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वो इस टेबल के ऊपर बेस्ड ही आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी डिटेल बताई। एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, उसको चेक करने का तरीका। अब एक लास्ट बात मैं आपको और बता देता हूँ जो बहुत आपकी हेल्पफुल होने वाली है इस पूरे चैप्टर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको सारे बच्चे अब आसानी से समझ आ जाएगी। देखो, आपको कहेगा इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, x + y = 10 और x - y = 6। यहाँ से कहता है अब x और y की क्या निकाल के दिखाओ, मेरे को वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आपको ये आ जाए कि x + y और x - y इनके कोफिशिएंट क्या है सबके 1 1, ये 1 ये 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे -1 है, लेकिन -1 हो या 1 हो, बस इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो आपको सोल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या किया करो, इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, कितना आएगा 8। अगर y की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को माइनस करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 4/2 कितना आएगा 2। हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। मैं बहुत बार इन चीज़ों को भी यूज़ करूँगा। देखो, अगर मान लो आपका आए x + y = 19 और x - y = 9, और आपको कहे बताओ x और y की वैल्यू बताओ, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर बता देना। बताओ कितना कितना आएगा। x की वैल्यू मैंने क्या बताया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 आएगी। और y क्या आएगा आपका, दोनों को माइनस करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 10/2 कितना आ जाएगा आपका 5। तो देखो आप पुट करके देख लो, फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करो, सेकंड में पुट करो, दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि x + y और x - y, अगर ऐसी दो इक्वेशन आपको कोई कह दे और आपको कहे कि सॉल्यूशन निकालो, तो आप सीधा निकाल देना इस तरह से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको कराता हूँ डायरेक्ट, देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसमें क्या कहता है, ये वही क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका क्या निकालना है सॉल्यूशन। मैंने अभी बताया, एक x + y और एक x - y। तो x की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 9। और y की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करो, यानी कि 5। x 9 y 5। देखो पहला ऑप्शन अपना है x 9 और y 5, और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इसका इन दोनों इक्वेशंस का क्या निकालना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना देखो आता ही होगा, कैसे करते हैं। 2x
माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये कितना है 4x प्लस वाई इक्वल टू 3। दो इक्वेशन को आप प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो y और माइनस वाई दोनों आपस में जोड़ोगे तो कट जाएंगे। 2 और 4 कितना होगा 6, 6x, 3 और 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू आने के बाद आप चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, इसको मैं किस में पुट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। आप फर्स्ट में कर लेना चाहे सेकंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इक्वेशन क्या है 4x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1, तो यहाँ से आपका y कितना आएगा बताओ 3 प्लस 1, तो ये उधर आके क्या होएगा -4 होएगा। y कितना आ गया आपका -1, यानी कि x आया 1 और y कितना आया -1। यही इसका क्या है सॉल्यूशन। तो देख लो ऑप्शन नंबर ए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अब ये देख लो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है इनका सॉल्यूशन निकालना है, तो निकाल देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है, ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले एलसीएम लेके x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। अब आप मेरे को बताओ इन इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाता है। एलसीएम लोगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। आप करोगे डिवाइड तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे 3y इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा 36। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिख लो दोनों इक्वेशन को आप एक साथ लिख के और अब आप सोल्व करो। देखो पहली इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। मैं कहता हूँ इन दोनों इक्वेशन में या तो x के या y के कोफिशिएंट को सेम बना लो, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को तो 2 बन जाएगा। यहाँ 1 है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को तो 3 बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ साइन मेरे को दिख रहा है ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे दोनों टर्म आपस में, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 3 से और इसको किससे करता हूँ 1 से, का मतलब कुछ भी नहीं करता मैं सेकंड इक्वेशन को। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 3x, ये 3y, ये 9। सभी टर्म को करना है, x वाली को भी y वाली को भी इस वाले कांस्टेंट को भी, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को कुछ भी मत करो एज इट इज लिख दो 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। बताओ ऐड कर दो, ये -3y ये +3y, 3 + 2 कितना होता है 5 यानी 5x और 9 + 36 कितना होता है 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बता दो 9। अगर x की वैल्यू आ गई तो इसको क्या पुट कर दो, अब बताओ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में कर दो या 2 में कर दो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। x कितना आपका 9। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 3, x कितना है बताओ 9। अब यहाँ से कई बच्चे गलती कर देते हैं कि y की वैल्यू क्या निकलेगी। आप मेरे को ये बता दो 9 में से कितना माइनस करो कि 3 आ जाए, 6 माइनस करना पड़ेगा। तो यही तो आपका क्या है y है, तो y कितना आ गया आपका बता दो मेरे को 6। तो ये सॉल्यूशन आ गया कितना 9 और 6। तो देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी है, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये मैंने आज के लेक्चर में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सारा बेसिक बता दिया। सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, निकालते कैसे हैं, वो भी मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कराऊंगा कि एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और कितनी जल्दी हम फटाफट उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।